वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद सुनील सर। आज से हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैथ की टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और ये टेस्ट 1 है। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन को खुद से सोल्व करेंगे और देखेंगे आप 30 में से कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। तो वह वर्तम अंक x जिसके लिए संख्या, ये जो संख्या दी गई है ये 3 से विभाज्य यानी कि भाग 3 से भाग है। तो x का ऐसा मान है, वर्तम मैंने होता है बड़ा, और 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाता है तो वह संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो अब वर्तम की बात करिए तो हम बड़े ऑप्शन से ही उठाएंगे। तो पहले हम संख्या के सभी अंकों का जोड़ कर लेते हैं। 5 जमा में x जमा में 7 जमा में 9 जमा में 3 जमा में x जमा में 4, 28 जमा में x और x 2x बटे में 3। अब 3 से भाग करेंगे तो 3 27, शेषफल 1 बचा, और यहाँ पर x का मान रखेंगे तो x का मान हमने पहले 9 उठाया, 9 रखे, 9 दूनी 18 और ये जमा में 1 19, 19 9 3 से भाग नहीं होता तो यह संख्या, ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब उठाएंगे ऑप्शन बी रखेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 3 से भाग होता है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है 16 गुणा में 12 घटा में 672 भाग में 21 इक्वल में क्वेश्चन मार्क माइनस में 211। बोर्ड मास का सूत्र यूज करते हैं। पहले हमारी भाग होगी, फिर उसके बाद गुणा और फिर जमा और फिर घटा इसमें। तो पहले भाग करेंगे तो कितना हो गया, 16 गुणा में 12 घटा में 21 से भाग करने 32 इक्वल में x, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x रखेंगे, घटा में 211। 16 गुणा में 12 कितना होता है, 192 घटा में 32। अब वहाँ पे बराबर में माइनस का 211 है, माइनस का है तो बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 211 इक्वल में x। अब इनको जोड़ेंगे, 192 और 211 403 माइनस में 32 और ये कितना आ गया, 371। डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, एक दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर है। एक में 75 एक में है 45। वह बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों के दूध को पूरा पूरा माप सके। यहाँ पे बड़े से बड़े की बात करिए तो क्या निकालते हैं हम, बड़े से बड़े का HCF। तो बड़ी से बड़ी बात करें तो बड़ा ही ऑप्शन उठाएंगे, पहले हम उठाते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन उठाएंगे तो क्या होगा, 25। देखो ये 25 से 75 तो भाग होता है, लेकिन ये 45 25 से भाग नहीं होता, तो हमारा डी तो आंसर नहीं होगा। तो अब उठाएंगे 15, 15 क्या दोनों से को भाग करता है, 15 5 75 और 15 3 45, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, सबसे पहले हम ये छोटे वाली ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद ये बड़े वाली ब्रैकेट और उसके बाद उससे बड़े वाली ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 0.9 घटा में 2.3 घटा में 3.2 घटा में ब्रैकेट 7.1 माइनस में 5.4 घटा में 3.5। अब पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व करेंगे, छोटी ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे है हमारी छोटी ब्रैकेट यहाँ तक। तो अब क्या है इसमें, पहले हम उठाएंगे माइनस माइनस वाले, पहले इनको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होता है तो हम इसको जोड़ें, 5.4 और 3.5 का जोड़ कितना आ गया, 5 और 4 9, 8.9 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो कितना आ जाएगा, घटा का 8.9। अब ये कितना आ गया, 7.1 घटा में 8.9। अब देखो एक संख्या प्लस की है एक घटा की है, तो हम क्या करेंगे, पहले सीधे इसको घटाएंगे। तो हमने सीधा घटा दिया, जब एक संख्या प्लस की और एक घटा की है तो फिर क्या देखते हैं हम, बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह है 8.9 के, बड़ी संख्या 8.9, 8.9 के आगे माइनस का, तो हम इसके आगे भी माइनस का लगा दें, माइनस का 1.8। अब क्या होगा, माइनस का 1.8 और बार ब्रैकेट के माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 1.8। पहले हम करेंगे प्लस प्लस वालों का सोल्यूशन, तो 2.3 और
1.8 का जोड़ कितना आ गया, 4.1 आ गया। अब इसमें से 3.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9। अब देखो यहाँ तक हो गया हमारा 0.9, ये हो गया था 4.1 घटा में 3.2, और बार माइनस का तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 0.9, और यहाँ पे 0.9 में से 0.9 गया 0, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 0। इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन। एक परीक्षा में राजेश को 112 अंक मिले, जो उत्तीर्णांक होता पास अंक से 32 अंक ज़्यादा, और सोनल को 75% अंक मिले, जो उत्तीर्णांक से 70 ज़्यादा है। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज, तो पास परसेंटेज पूछा उसने। अब देखो राजेश को कितने मिले हैं, राजेश को मिले 112 अंक, 112, और ये 5 अंकों से 32 ज़्यादा है, तो 32 घटा देंगे तो 5 अंक आ जाएंगे, कितने, 80। 80 पास होने के लिए अंक चाहिए। और सोनल को कितने मिले, सोनल के लिए हम यहाँ पे लेंगे सोनल, और सोनल को मिले, परसेंटेज में बात करें तो 75% मिले हैं, और अंकों में बात करें तो पास अंक से, उत्तीर्णांक से 70 अधिक मिले हैं। तो पास से 70 अधिक मिले, पास के लिए कितने थे, 80, 80 से 70 अधिक मिले हैं तो कितना हो जाएगा, 80 और 70 150, इसको 150 मिले हैं। अब परसेंटेज में बात करें तो 75% किसके इक्वल आ गया, 150 के। अब क्या होगा, 75/100, इसको इस तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, तरफ जाएगा तो 100/75 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 75 दूनी 150, ये हो जाएगा 200। 200 हमारे कितने क्या आ गए, टोटल अंक, टोटल अंक हमारे कितने हैं, 200, और पास अंक हमारे कितने हैं, 80। तो परसेंटेज निकालना है तो 80 बटे में टोटल करेंगे 200, और परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से काटते हैं कितना आ गया, 40। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 40%, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, किसी वस्तु को 15% और 10% के लाभों से बेचने से प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर ₹10 है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य को मान लेते हैं, कितना मान लिया हमने सीपी मान लिया 100। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या होगा, हमारा सीपी 100 मान लिया हमने, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी होता है हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि बेचा कितने में, 15% अधिक में, तो जोड़ देंगे 100 प्लस में 15, 115 में उसने बेच दी। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, सीपी नहीं चेंज करवा रहा है, तो इसका भी खरीद कितनी हो जाएगी, 100 ही हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन में लाभ कितना, और 10% लाभ हो जाए तो जोड़ देंगे 110 हो जाएगा। और अब ये दो विक्रय मूल्य आ गए, दो विक्रय मूल्य, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट किसके बराबर दे रहा है, यो 5 यूनिट आ गई कितने के बराबर, क्वेश्चन में दिया इसने 10 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। और तो इसने पूछा है खरीद कितने हमारी, 100 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 100 यूनिट की वैल्यू गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 200। तो हमारा इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, किसी समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि होगी। अब धन में 40% की वृद्धि कब होती है, जब ब्याज जुड़ जाता है। अगर हम धन इसका कितना मान लेते हैं, मूलधन इसका 100 मान लिया, तो इसमें 40% की वृद्धि होगी, जब इसमें इसका 40% कितना हो जाएगा, 40, यानी कि अब इसमें वृद्धि होगी, यानी कि 40 इसमें ब्याज जुड़ा होगा, तो ब्याज आ गया हमारा 40। अब सूत्र क्या हमारा, साधारण ब्याज का सूत्र होता है ब्याज गुणा में मूलधन गुणा में दर बटे में 100 और गुणा में टाइम। तो अब हम सूत्र में पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, ब्याज हमारा 40 है इक्वल में धन हमारा 100 मानना है, गुणा में दर हमारी 5 और गुणा में टाइम हमें निकालना है बटे में 100। अब 100 से 100 गया और 5 से 8 40, तो हमारा टाइम कितना आ गया, 8, डी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। अब समों का पूछा है, समप्राकृत संख्याओं का औसत का सूत्र है n+1, तो कितना हो जाएगा, n कितना हमारा 10, तो 10 जमा में 1 कितना हो जाएगा, 11। अगर विषम की बात करें तो विषम का हमारा सूत्र होता है, विषम का हमारा सीधा n ही आंसर हो जाएगा, तो 11 हमारा राइट आंसर डी। नेक्स्ट हमारा,
एक व्यक्ति का किसी वर्ष के प्रथम 5 माह का औसत वह होता है खर्च। खर्च कितना है 5 महीनों का 5,000, और अगले 7 माह का औसतन खर्च कितना है 5400। वह पूरे वर्ष में 2300 की बचत करता है। उसकी औसत मासिक आय कितनी है। अब आय पूछी है, आय पूछी है तो क्या होता है आय में जितना हमने खर्च किया और बचत है, इन दोनों का जोड़ ही हमारी आय होती है। तो हमारा 5 महीनों का खर्च कितना है 5,000, ये औसतन खर्च है। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा औसत और महीनों ही गुणा कर दें कितना आ जाएगा 25,000 हमारा क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा 5 महीनों का। अब 7 महीनों का कितना हो जाएगा 7 गुणा में 5400। 5400 7 महीनों का औसतन खर्च है, तो इनकी टोटल देखेंगे 7 महीनों का खर्च कितना हो जाएगा 37,800 हो जाएगा हमारा 37,800। ये हमारा खर्च था अब तक का। और पूरे साल का क्या है बचत कितना हमारी 2300। तो अब हम इसमें बचत जोड़ देंगे। बचत कितनी आ जाएगी 2300, ये आ जाएगा 65,100। ये आ गया हमारा 65,100। अब ये टोटल हमारी आय आ गई। अब इसने औसत पूछा, औसत पूछा है तो हम क्या करेंगे पूरे साल में 12 महीने होते हैं 12 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 5425। तो हमारा कितना आंसर आ गया इसका ए आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने पे आप भाग करके देख लेना 5425 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000 81,000 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में उनका तीनों का लाभांश बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 36,000 है तो कुल लाभांश कितना होगा। कुल लाभांश पूछा, पहले इन तीनों का अनुपात बना लेंगे। अनुपात कितना हो जाएगा संयोग और किरण और किशोर। अब इसके कितने हैं 27,000 पहले के हैं और 81,000 दूसरे के हैं और तीसरे कितने हैं 72,000 सॉरी 72,000। अब 3 जीरो से 3 जीरो गई, जो घटता है काट दो। अब 9 से काटेंगे 9 3 27 9 9 81 और 9 8 72। तो हमारा ये अनुपात आ गया। अब किरण का लाभांश दिया उसने 36,000। किरण के लाभांश की यूनिट कितनी है 9 यूनिट। 9 यूनिट किसके बराबर दे रहा है ये 36,000 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 से डिवाइड कर दें कितना आ गया 9 चौक 36 4,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4,000 आ गई। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और इसने पूछा है टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी हमारी 3 और 9 12 और 8 20 20 आ गई टोटल यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 20 यूनिट की वैल्यू गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 20 चौके 80 80,000 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी 80,000। नेक्स्ट हमारा ए अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है। ए अकेला 18 दिन में करता है, बी अकेला इसको 15 दिन में करता है और बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा। अब इनका एलसीएम लेंगे। ए 18 दिन में करता है, बी 15 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ गया 180। अब 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 18 दाई 180 और 15 से करेंगे 15 एकम 15 और 3 15 दूनी 30 12 आ जाएगा। अब ये आ गई ए का एक दिन का काम कितना आ गया 10 और बी का एक दिन का काम कितना आ गया 12। तो कैपेसिटी आ गई है। ए और बी की कैपेसिटी आने के बाद क्या करेंगे हम इनको काट देंगे, इनका अब कोई यूज नहीं। अब देखो कैपेसिटी से निकलता है अब आगे क्वेश्चन कैसे। देखो मान लो ये हमारा काम, अब बी ने अकेले ने पहले किसने किया बी ने 10 दिन तक काम किया। 10 दिन तक काम, एक दिन में कितना काम कर देता है ये बी 12। तो 10 दिन में कितना काम कर देगा 12 गुणा 10 120। 120 इसने यहाँ पे काम कर दिया। तो टोटल काम 180 था, तो 180 में से 120 काम हो गया तो कितना बच गया 60 काम। 60 काम किसने किया बचा हुआ यहाँ पे ए ने अकेले ने काम किया। इसने कहा शेष कार्य को ए अकेला करता है, तो 60 काम बचा हुआ है ए ने करना। ए की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है 10, तो शेष काम कितने दिन में कर देगा ये 6 दिन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा एक कार 45 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी पार करने में कार को समय लगेगा।
अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम की है तो पहले स्पीड निकाल लेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ये पहले हम इसके इकाइयों के बारे में बता देता हूँ मैं। इकाइयाँ कैसे चलती है, इसमें दो तरह की इकाइयाँ होती है। डिस्टेंस के लिए जब किलोमीटर दिया गया है तो स्पीड क्या होगी हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में, और टाइम क्या होगा हमारा घंटों में। और ये है पहली कंडीशन की। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है, अगर डिस्टेंस हमारा मीटर में दिया गया हो तो हमारी स्पीड होगी मीटर बाय सेकंड और टाइम होगा हमारा सेकंड में। ये होता है इकाइयाँ की। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें क्या निकालनी है, पहले स्पीड। स्पीड निकालने का क्या सूत्र होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना हमारा 45 किलोमीटर और टाइम कितना हमारा 45 मिनट। अब ये मिनट में दे रखी है, अब मिनट में दे रखी है तो इसको घंटे में बदलेंगे, क्योंकि जब किलोमीटर में डिस्टेंस होता है तो टाइम घंटों में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, तो इसको घंटे में बदलेंगे 45 मिनट को। जब मिनट दे रखी है और इसको घंटे में बदलना है, यानी कि छोटी इकाई से हम बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड 60 से करते हैं टाइम में। तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 45 बटे में 45 गुणा में 60। 45 से 45 गया, हमारा कितना बच गया 60। अब हमारी स्पीड कितनी आ गई, 60 आ गई हमारी स्पीड। अब इसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को कम किया, 10 कम करेंगे तो कितना आ गया 50। अब हमारी स्पीड कितनी आ गई 50। तो उतनी ही दूरी, दूरी कितनी थी हमारी 45, दूरी हमारी 45 किलोमीटर। और इसने पूछा है उतनी ही दूरी पार करने में उसे कितना टाइम लगा, टाइम पूछा है। टाइम के लिए क्या सूत्र है, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितनी है हमारी 50, डिस्टेंस हमारा 45। अब इसको डिवाइड करेंगे, अब स्पीड किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, इकाई हमारी, ठीक है। तो अब काटेंगे हम 5 45 और 5 50। अब टाइम कितना आ गया 9/10 घंटे। अब टाइम घंटों में है, घंटों से अब मिनट में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे तो बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो गुणा करेंगे, और छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो कितना करेंगे, गुणा में 60। 1 0 से 1 0 गई, 9 6 54। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 मिनट, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पेड़ को कितने समय में पार कर लेगी। अब इसमें क्या है, जब रेलगाड़ी पेड़ को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे या खंबे को पार करे, इसका मतलब होता है वह खुद को पार करे, खुद की दूरी लेंगे यहाँ पे। तो रेल की खुद की दूरी हो जाएगी 200 मीटर। अब हमारी दूरी क्या है, मीटर में है 200 मीटर। और स्पीड की कितनी हमारी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस मीटर, डिस्टेंस जब मीटर में होता है तो स्पीड किस में होनी चाहिए, मीटर बाय सेकंड। अब मीटर बाय सेकंड में बदलेंगे तो अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको लेके जाना है मीटर बाय सेकंड। बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो क्या करते हैं, अब इसमें करते हैं 5/18। बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं तो छोटा ऊपर लेते हैं 5 और बटे में 18। और जब छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं तो बड़ा ऊपर लेते हैं तो कितना हो जाता है 18/5, ऐसे हो जाता है जब छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 125 बटे में 18। अब हमारी स्पीड आ गई 125/18 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें टाइम पूछा, उसने टाइम पूछा तो टाइम निकालने कितना हो जाएगा, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारा 200 मीटर और स्पीड कितनी है 125 बटे में 18। 18 ऊपर चला जाएगा। अब काटेंगे 25 8 200 और 25 पंजा 125। और अब ये गुणा करेंगे 18 144 बटे में 5। अब इसका कितना आ जाएगा 28.8। तो इसका कितना हो जाएगा 28.8 सेकंड, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है मैं अपने पुत्र से 3 गुणी आयु का। अब एक साइड पिता लेंगे और एक साइड पुत्र लेंगे। अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की कितनी है 3 गुना, यानी कि 3 हो जाएगी। और अब दिया इसने 15 वर्ष बाद, यानी कि ये वर्तमान की थी, अब 15 वर्ष बीत गए। 15 वर्ष बाद क्या होगा, वह 2 गुना हो गया। अगर पुत्र की आयु 1 थी तो कितनी होगी 2 गुनी 2 हो जाएगी। अब देखो, अब इसमें स्टेप लेते हैं। क्या स्टेप लेंगे, पहले तो हम यहाँ पर पुत्र की आयु का यूनिट में जो आयु है उसका डिफरेंस लेंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितना 0 और यहाँ पर डिफरेंस कितना घट रही है।
तो -1 का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो हम इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने की क्या कंडीशन है, पहले तो नीचे वाले का जो डिफरेंस है कितना है 1, और उसकी गुणा करेंगे हम ऊपर वालों से, और ऊपर वालों का जो डिफरेंस है 2, उसकी गुणा हम नीचे वालों से करेंगे। तो इस तरह करेंगे हम। तो अब नीचे वाले के ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। अब क्या है, ऊपर वालों का डिफरेंस कितना 2, 2 की गुणा नीचे करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे अब डिफरेंस बराबर हो जाएगा, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का। अब इनमें से कोई एक लेंगे, यहाँ पर डिफरेंस 1 है, किसके बराबर था ये, 15 वर्ष के बराबर था, 15 वर्ष बाद। तो 1 यूनिट 15 के बराबर है। तो इसने पूछा है तद अनुसार उन दोनों की आयु का योग पूछा है, उन दोनों की आयु का योग पूछा है। इसने ये नहीं बोला कि 15 वर्ष बाद या 15 वर्ष पहले, अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई तो वर्तमान का पूछा है। वर्तमान में हमारी आयु का योग कितना है, 4 यूनिट, 3 और 1 4, 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर। अब भुजा 1/3 करी है, 1/3 करी है तो इसका 1/3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 1/9। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। अब देखो दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात मान लेते हैं। माना उनका अनुपात कितना हो जाएगा, x और y। जब संख्याओं के अनुपात में HCF की गुणा करते हैं, महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है इसने 3, HCF की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3x। जब HCF की गुणा करते हैं तो हमारी वे संख्या आ जाती है, संख्या आ गई। अब सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इक्वल में HCF गुणा में LCM। तो हम पुट करेंगे। अब पहली संख्या 3x गुणा में दूसरी संख्या 3y इक्वल में HCF हमारा 3 है और LCM हमारा 105 है। 3 से 3 गया, 3 से 35। अब ये किसके इक्वल आ गया, x और y 35। अब एक्स वाई के टुकड़े करने, एक्स वाई की गुणा आ गई 35। अब 35 के टुकड़े करने हैं एक्स और वाई में। अब इसके अनुपात में टुकड़े करेंगे तो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका कम से कम अंतर हो। तो पहले तो एक तो टुकड़ा होता है 1 और 35 का। अब देखो इसमें अंतर है 34 का, तो ये तो लेगी नहीं, जिनमें ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं लेते। तो एक है टुकड़ा 5 और 7 का, अब इनमें डिफरेंस 2 का, ये लेंगे हम कम से कम डिफरेंस के 5 और 7। तो 5 और 7 इनका अनुपात हो गया। और मैंने यहाँ पर बोला था जब अनुपात में HCF की गुणा करते हैं तो वो संख्या आ जाती है। तो अनुपात है, HCF की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 3 है, HCF हमारा 3 पंजे 15। पहली संख्या हमारी 15 आ गई और दूसरी संख्या हो जाएगी 3 से 21, दूसरी संख्या हमारी 21 आ गई। अब हमारी संख्या आ गई, संख्या आ गई तो उसने क्या बोला है, उनकी संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 36। क्या हमारी संख्याओं का योग 36 आ रहा है, देखो 15 और 21 36। हाँ हमारी संख्याओं का योग कितना आ रहा है 36। अब आगे क्या पूछा, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है उल्टा, उनका योग उल्टा करके, उल्टा करेंगे 1/15 जमा में 1/21। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम दे रखा है इसने 105। अब एलसीएम लेने की क्या कंडीशन है, पहले तो जो नीचे है ना पहली संख्या के उससे डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 15 सत्ता 105। तो 7 आ गया, 7 की गुणा ऊपर करेंगे 7 एकम 7। अब ये 7 यहाँ पे लिख दिया प्लस में। अब दूसरे का उठाएंगे नीचे वाला, उससे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर उससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 से काटेंगे, 21 पंजा 105। अब 5 की गुणा ऊपर वाले से करेंगे, कितना आ जाएगा 5 एकम 5, ये आ गया 5। तो 7 और 5 12, कितना हो जाएगा 12 बटे में 105। ये होता है एलसीएम निकालने का तरीका। अब इस कट रहा है तो काट दो आगे, 3 से कटता है 3 को 12 और 3 से काटेंगे 35। तो हमारा 4/35 डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा
त्रिभुज के तीनों कोण दिए 3 और 4 और 5 अनुपात में दिए गए, तो वे कोण बताने कितने हो गए। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। अब अनुपात रखा है 4 5, अब तीनों कोणों का योग होता है 180। एक्स लगा लेंगे हम अनुपात में। अब 3x जमा में 4x जमा में 5x, ठीक, 180। और कितना हो जाएगा 3 4 7 और 7 और 5 12x हो जाएगा। कितना आ गया 180। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 को डिवाइड करेंगे उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर गुणा में तो वहाँ पर भाग में आ जाएगा। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 आ गया। एक्स की वैल्यू 15 आ गई। अब एक्स की मान रखेंगे, 15 तिये 45। पहला हमारा कितना आ जाएगा 45, दूसरा कितना आ जाएगा 15 चौके 60, हमारा 60 आ गया। और तीसरा कितना आ जाएगा 15 5 75, तो हमारा 75, 45 60 75 हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्या पूछा इसने, 75 जमा में 76 जमा में 77 जमा में डैश 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 97 तक इसने जोड़ पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे हम इसमें सम का सूत्र क्या होता है, एस एन इक्वल में एन बटे में 2 ब्रैकेट ए जमा में एल। ए होता है प्रथम संख्या और एल होता है हमारा लास्ट संख्या। तो एन होता है वे संख्याएं जितनी वे संख्याएं हैं। तो एन निकालने का क्या सूत्र होता है इसमें, एन निकालने का यहाँ पर सूत्र दे रखा है, एन इक्वल में एल घटा में ए बटे में डिफरेंस जमा में 1, ये होता है एन निकालने का सूत्र। अब इसमें रखेंगे लास्ट संख्या हमारी 97 है और घटा में ए हमारा कितना है 75 पहली संख्या, बटे में डिफरेंस कितना है 75 76 77, इनमें डिफरेंस कितना है 1 1 का, तो डिफरेंस 1 लेंगे और ब्रैकेट जमा में 1। अब 97 से 75 गए 22 और जमा में 1 कितना हो गया 23, हमारी एन की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब यहाँ पे एन का मान रखें, कितना आ गया 23 बटे 2 और ए का मान कितना हमारा 75 और जमा में एल का मान कितना है, लास्ट संख्या होती है 97। अब इनका 75 जमा में 97 कितना हो जाएगा 172, 23 बटे 2 गुणा में 172 और इसे 2 से डिवाइड करें कितना आ गया 86, और 23 और 86 गुणा कितनी होती है 1978। तो हमारा कितना हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% हो और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। यदि संख्या x और y है तो x प्लस वाई बटे में एक्स स्क्वायर कितना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसने क्या दे रखा है हमारा दो धनात्मक संख्याएं, दो धनात्मक संख्याएं इसने कितनी दे रखी है x और y। तो इसने क्या बोला है दो धनात्मक संख्याओं का योग, योग ले लिया हमने x जमा में y। इसने आगे क्या बोला है उनके वर्ग, वर्ग कितने हो गए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, उनका योग एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट बंद कर दी, तो इसका का मतलब होता है गुणा 20%, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का 20%। ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट समीकरण हो गया। अब सेकंड में क्या किया उनके वर्गों के अंतर का 25%। अब x प्लस वाई क्या होगा दूसरी कंडीशन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 25%, तो ये होगी दूसरी कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है x जमा वाई की वैल्यू क्या दे रखी है। अब देखो फर्स्ट जो समीकरण में जो वैल्यू दे रखी है वो सेकंड में रखेंगे, x जमा वाई की वैल्यू ये दे रखी है पूरी और इसको यहाँ पर रखेंगे x और y की जगह पर। तो हमने रख दिया एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का 20% इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 25%। अब इसको सोल्व करें कितना हो जाएगा 25% से परसेंटेज गया और 5 चौके और 5 पंजे ये आ गया। अब इसके अंदर गुणा करेंगे 4 के गुणा करेंगे 4x स्क्वायर जमा में 4y स्क्वायर इक्वल में 5 के अंदर गुणा करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे x वाले एक तरफ ले लेंगे y वाले एक तरफ। अब देखो x का 4x स्क्वायर है यहाँ पे, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो बराबर से उस तरफ जाएगा, यहाँ पर प्लस का वहाँ पर जाएगा माइनस का हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर y की क्या है माइनस में माइनस का 5y स्क्वायर, इसको वहाँ पर लेकर जाएंगे बराबर से उस तरफ तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस में बदल जाएगा प्लस का 5y स्क्वायर। तो ये हो गया 4y स्क्वायर जमा में 5y स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा 4 और 5 9y स्क्वायर और वहाँ पर 5 में से 4 गए 1 एक्स स्क्वायर बच गया, तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया। अब क्या करेंगे
वाई स्केयर यहाँ पर गुणा में वहाँ पर ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा बराबर से उधर, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्केयर बटे में वाई स्केयर। अब 9 बच गया, यहाँ पर किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, तो एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 9 और वाई स्केयर की वैल्यू 1। अब इस मान को हम कहाँ पर रख देंगे, इनमें से कोई से एक समीकरण में रख दो, या फर्स्ट में रखो या सेकंड में। हम फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट में रखेंगे तो हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल में एक्स स्केयर का मान कितना था 9, 9 रख दिया हमने यहाँ पे, और वाई स्केयर का मान कितना 1, 9 और 1 कितना हो गया 10। अब ये दे रखा है इसका 20%, तो परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा, 20/100। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 गई और 1 0 से 1 0, कितना बच गया 2। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2 आ गई। इसने अब आगे क्या पूछा है, इसने पूछा है एक्स जमा में वाई बटे में एक्स स्केयर। एक्स जमा वाई की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई, इसने पूछा है एक्स जमा में वाई बटे में एक्स स्केयर। एक्स जमा वाई की वैल्यू तो 2 आ गई, बटे में एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी है हमारी 9, तो हमारा 2/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा, एक विक्रेता 225 रुपये की एक कलाई घड़ी खरीदता है, यानी कि सीपी दे दिया हमारे पास 225, और उसकी मरम्मत पे लगा दिए उसने 15 रुपये। तो मरम्मत पे लगाए हैं तो वे जुड़ते हैं, खरीद में जुड़ेंगे, कितने हो जाएगी उसकी खरीद, कितने पड़ गया अब 240 में, 240 उसकी खरीद आ जाएगी सीपी। अब उसने बेची कितने में, 300 में। अब उसने बेच दी, सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 300, और इसने पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। अब 240 में खरीद दी और 300 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया इसको 60 रुपये का। और जब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते हैं हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, तो बटे में सीपी लेंगे। सीपी कितना हो जाएगा हमारा 240, खरीद नीचे आ गई 240, परसेंटेज के नाम का ऊपर 100, 1 0 से 1 0 गई, 6 चौके 4 से काटते हैं कितना आ गया 25, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा सी। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु, 2 वर्ष पहले कितने वर्तमान होता है, यहाँ पे वर्तमान की इसने कोई नहीं दिया, तो इसने दिया 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले कितना है 8 सदस्य है और उनकी औसत आयु 18 है, तो आज कितनी हो जाएगी, आज कितनी हो जाएगी 8 सदस्य और 2 वर्ष बीत गए, कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो इनकी वर्तमान आयु का जोड़ कितना हो जाएगा, औसत की और सदस्य की गुणा कर देते हैं तो हमारी कितनी आ जाती है टोटल आयु हो जाती है। टोटल उनकी आयु कितनी होगी 160। अब ये 2 वर्ष बीतने के बाद क्या होगा, वर्तमान में एक बच्चे का जन्म हो गया और सदस्य हो गए 9 सदस्य हो गए। तो उसने बोला, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, कितनी है, क्वेश्चन में जो रखी कितनी 18 वर्ष, तो उतनी ही है। 9 सदस्यों की आयु कितनी है 18। अब इनकी गुणा करेंगे भैया, औसत की और सदस्य की गुणा करने पर हमारी टोटल आयु आ जाती है, कितने आ गया 162। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया 2, यानी कि अब एक सदस्य बदा और उसकी आयु कितनी बद गई अब 2, यानी कि हमारा जो है बच्चा 2 वर्ष का है। एक आदमी नौका को 13 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह कितना होता है विपरीत, यानी कि विपरीत दिशा में लेकर जाता है 13 किलोमीटर, और 28 किलोमीटर अनुप्रवाह होता है साथ में, तो साथ में लेके गया है वो 28 किलोमीटर और विपरीत में लेके गया वो 13 किलोमीटर। अब इसमें क्या करता है, उसने हर बार उसे 5 घंटे लगे, यहाँ भी 5 घंटे लगे और यहाँ भी उसे 5 घंटे लगे। अब क्या लेते हैं, अब लेते हैं इसमें ये धारा और नाव का चैप्टर का क्वेश्चन है, उसमें केवल स्पीड ली जाती है, स्पीड आ जाएगी हमारी। डिस्टेंस 28 थी और हमें टाइम से डिवाइड कर दिया, ये स्पीड होती है। स्पीड आ गई हमारी 28/5 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत में आ गई 13/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने पूछा है धारा की चाल कितनी हुई, धारा को डिनोट करते हैं हम W से। इसका सूत्र क्या होता है 1/2 ब्रैकेट S घटा V, यानी कि साथ में और घटा में विपरीत की चाल। अब इसको निकालेंगे तो आगे क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 28/5 घटा में 13/5। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा 5, 1/2 बार बैठा है, तो 28 में से 13 गए, 28 में से 13 गए 15। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 3/2 2 से डिवाइड करेंगे 1.5, तो हमारा क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 750। विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा, यानी कि बेची कितने में है 750 में, और क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/3 है, यूनिट में दे रखा है। अब यहाँ पे 4/3 बिन में दे रखा है, यानी कि यूनिट में। और अब इसकी बिन की बता देता हूँ मैं, पहले 4/3 दे रखा है। अब
भिन्न जो इसके नज़दीक कौन है, विक्रय मूल्य है, तो नज़दीक वाला जो होता है वो होता है नीचे, और जो दूर है यानी कि क्रय मूल्य बच गया, वो क्रय मूल्य क्या हमारा ऊपरला, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया, हम सेलिंग प्राइस की यूनिट में बात करते हैं तो कितने यूनिट आ गया, 3 यूनिट, और खरीद हमारी कितनी आ गई, 4 यूनिट। अब यानी खरीदी 4 में, बेची 3 में, ये तो हानि हो गई, तो इसने हानि परसेंटेज ही पूछा है। हानि परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, कितने की हानि हो गई, 1 की हानि होगी, और हानि किस पे हुई, खरीद पे। खरीद लेते हैं हम बटे में, बताया था मैंने, तो बटे में खरीद कितनी है, 4 यूनिट गुणा में 100, अभी काटते हैं कितना आ गया, 4 से 25 चौका 100, 25% आ जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा ए का 90% और बी का 30%। अब परसेंट से परसेंट गया, और 30 से कम 30, और 30 दिया 90। अब कितना बच गया, 3A इक्वल में B गुणा में 1। अब क्या करेंगे, A और B, वहाँ पे B को बराबर से इधर लाएंगे, वहाँ पे गुणा में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और वहाँ पे 1 बच गया, और अब ये 3 गुणा में, तो उस तरफ ले जाएगा, भाग में आ जाएगा 1/3। और इसने पूछा क्या, हमारा B और A का अनुपात, और B और A का अनुपात पूछा, B की वैल्यू कितनी है हमारी 3, और A की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो हमारा 3 और 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 1, तो हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होता है पास, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, और 75% गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए, और यदि 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण होता है फेल, यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 40 छात्र फेल हुए हैं, तो छात्रों की कुल संख्या क्या, टोटल छात्र पूछे। अब हमें सबसे पहले क्या देखना, जो दोनों कंडीशन में अंग्रेजी और गणित दोनों में पास परसेंटेज कितने हैं, 75%। इसको ले लेंगे हम एक गोले में, और अब क्या करेंगे, इस तरफ लेंगे हम जो अंग्रेजी में पास हुए, अंग्रेजी में कितने हैं, 80% पास हुए। अब 80% पास हुए तो 75% तो यहाँ पर पास हो गए, तो बचे कितने, 80 में से 75 के 5% यहाँ पे अंग्रेजी में पास हुए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे हम गणित के लेंगे, तो यहाँ पर गणित के कितने हो जाएंगे, यानी कि मैथ के यहाँ पर कितने हो जाए, मैथ के 85%। अब 75% यहाँ पर आ गए, तो 85%, 85 में से 75 गए 10 यहाँ पर बच गया। अब ये टोटल पास कितने हो गए, 5 और 75, 80, 80 और 10, 90% तो टोटल हमारे पास हो गए। तो फेल परसेंटेज कितना बचा, 10%। 10% परसेंट के नाम का हम नीचे 100 लगा देंगे, इसको हटा देंगे बटे में 100, और ये 10% किसके बराबर दे रहा है, 40 छात्र फेल हुए हैं, परसेंटेज में 10% और वैसे 40 छात्र फेल हुए, ये दोनों बराबर हैं। अब 1 0 से 1 0 गई, और 10 की गुणा उस तरफ ले जाएंगे, तो गुणा में 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा टोटल छात्र 400 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा ABC एक काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। शेष कार्य C अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो इसमें पहले हम क्या करते हैं, A करता है 10 दिन में, B करता है 12 दिन में, और C करता हमारा 15 दिन में। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का शॉर्टकट क्या है, सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 15, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 क्या सभी से भाग होता नहीं होता। नेक्स्ट लेंगे 15 3 45, 45 भी तीनों से भाग नहीं होता। अब लेंगे नेक्स्ट 15 चौके 60, 60 लेंगे, 60 हमारा सभी से भाग हो जाता है। तो अब क्या लेंगे, अब यहाँ पे कैपेसिटी निकालेंगे, 60 10 छिके 60 और 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, ये आ गई तीनों की कैपेसिटी। अब कैपेसिटी आने के बाद बोला था मैंने इनको भूल जाना है। अब हम कैपेसिटी से निकालेंगे, कैपेसिटी से निकालेंगे तो कैपेसिटी होते ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। ये सभी की कैपेसिटी आ गई। अब काम को ऐसे डिवाइड करेंगे हम, ये हमारा पूरा काम। अब इसको कैसे कर रहा है, ए और बी मिलकर स्टार्ट करें। यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने कौन लगे हुए, ए और बी कितने दिन तक लगे हुए हैं, 4 दिन तक। 4 दिन बाद क्या है, ए छोड़ कर चले जाते हैं और सी अकेला करता है 4 दिन पास है। तो ए बी ने 4 दिन में कितना काम करा है, ए बी का एक दिन का काम कितना है 6 और 5, 6 और एक दिन में ए 6 काम करता है, बी 5 काम करता है, टोटल एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 और 5 11। तो 4 दिन में इनने कितना काम कर दिया, गुना कर दें 11 चौक 44, इन्हें 44 काम कर दिया यहाँ पे।
44 काम कर दिया तो काम कितना बच गया? अब टोटल था 60, 60 में से 44 काम हो गया, काम बच गया हमारा 16। 16 काम यहाँ पर हुआ है और सी ने किया। सी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है? 4। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 4। तो सी ने कितने दिन में किया शेष काम? सी आ जाएगा हमारा 4 दिन में। नेक्स्ट हमारा 27वां, दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः 12 और 5 है। जिस वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है उसकी भुजा क्या? अब इसने योग किया है, ऐसा तीसरा कोई वर्ग बनेगा जिसका योगफल इन दोनों, जिसके क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर होगा। अब पहला जो है उसकी भुजा है ए दे रखी है 12, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा का स्केयर। भुजा का स्केयर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 का स्केयर, 12 स्केयर करेंगे कितना हो जाएगा? 144। अब दूसरे का कितना दे रखा है? 5 भुजा दे रखी है, और अब इसका स्केयर करेंगे कितना हो जाएगा? 25, और इन दोनों का योगफल क्या है? इसने योगफल कितना हो जाएगा? 169। और 169 अब ये आ गया तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, और तीसरे का क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्केयर। तो हम भुजा निकालनी है, भुजा निकालनी है तो स्केयर को उस तरफ लेकर जाएंगे, रूट में बदल जाएगा। 169 का रूट क्या होता है? 13। तो ए हमारी कितना आ गया? 13। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, यदि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक हो तो उस वृत्त की लगभग परिधि है। अब इसने परिधि पूछी है। अब इसने परिधि क्या दिया? वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। अब परिधि अधिक है यानी कि व्यास कम है। अगर व्यास कम है, अगर व्यास में अगर 16.8 जोड़ देंगे तो व्यास परिधि के बराबर आ जाएगा। परिधि का सूत्र है 2πr, व्यास का सूत्र होता है 2r जमा में 16.8, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट अब 2r को हम क्या करेंगे? बराबर से इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, 2πr माइनस में 2r इक्वल में 16.8 है। अब क्या होगा? अब इसमें से 2 और r क्या कर लेंगे? हम कॉमन निकाल लेंगे। 2 और r कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? अंदर पाई माइनस 1 बच गया, तो वहाँ पर बराबर में क्या है? 16.8। अब आगे क्या है? 2r ब्रैकेट में पाई को खोल लेंगे, पाई होता है 22/7 माइनस में 1 इक्वल में 16.8। अब आगे क्या है? 2r गुणा में, अब 22/7 है तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे आएगा? देखो यहाँ पर कर देते हैं एलसीएम, 22/7 घटा में 1, एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया? 22 में 7 गए 15/7, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/7। अब 15/7 है तो यहाँ पे इसको पहले 2 से काट लेते हैं हम। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 84/10। अब r को यहाँ पर रखेंगे और 15/7 को उस तरफ ले जाएंगे, पलट जाएगा, पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7/15। और अब r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। अब इसको हम ऐसे ही रखेंगे, गुणा नहीं करेंगे। अब आगे क्या पूछा इसने? क्वेश्चन में क्या दिया? उस वृत्त की परिधि क्या होगी? परिधि का सूत्र क्या है? 2πr। अब 2πr है, 2 पाई कितना होता है? 22/7। आर हमारा आ गया, आर आ गया 84/10 गुणा में 7/15। अब 7 से 7 गया और 3 पंजे 15, और 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 बच गए, 3 अठे 24। ठीक है, अब इनके गुणा करेंगे, 2 गुणा में 22 गुणा में 28 और बटे में यहाँ पे 10 बचा और यहाँ पे 5, तो बटे में 50 हो जाएगा। 22 दूनी 44 गुणा में 28 बटे में 50, और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 24.64। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 24.64। नेक्स्ट हमारा कोट थीटा। कोट थीटा पूछा है। कोट थीटा क्या होता है हमारा? अब 3 चीज़ होती है, एक तो साइन थीटा, ठीक, एक कोस थीटा और एक टेन थीटा। अब हमने ये याद रखनी है। अब साइन थीटा क्या होता है? ट्रायंगल में पहले हम इनको बता देते हैं ट्रायंगल में कैसे होता है। ये यहाँ पर 90 डिग्री, और ये होता है लंब, और ये होता है आधार, और ऊपर होता है कर्ण। अब इसको लेंगे तो साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, और टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे में आधार। अब क्या करना? हमें इन तीनों को याद करना। अब इनका उल्टा क्या कर देंगे हम? सीधा इनका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट हो जाएगा। कोसिकेंट थीटा कितना हो जाएगा? उल्टा करेंगे, लंब बटे कर्ण का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे
लंब। और अब कोस का उल्टा हो जाएगा सीकेंट, और सीकेंट हो जाएगा हमारा, अब ये कोस था हमारा आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा उल्टा करने पर कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा आता हमारा कोट, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया, कोट थीटा ने हो जाएगा। अब टेन का उल्टा करेंगे, टेन कितना था, लंब बटे आधार, तो ये कितना हो जाएगा, आधार बटे में लंब। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, कोट थीटा आधार बटे लंब। तो हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आंकड़े 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23, 42 का परिसर क्या होगा। अब ये परिसर निकालने का क्या सूत्र होता है। अब इन आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 42। सबसे बड़ी संख्या घटा में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी क्या है इनमें, 15। 42 घटा में 15 कितना आ जाएगा हमारा, 27। तो इसका ये होता है परिसर निकालने का सूत्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 27। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपने 30 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए।